अरुण स्टार्ट कीजिए बोलते हुए। Yes, sir. Afternoon, students. In this session, we are going to study about RBI and the method of credit control by RBI. So, first of all, what is RBI? तो RBI को समझने के लिए दो तीन बातों का ध्यान ये रखना है कि what is the year of establishment of RBI and when it was nationalized, what it exactly स्क्रीन does. दिखाई दे रहा है अरुण का? So, starting from क्लास। RBI, so RBI is the Central Bank of India. It was established on 1st of April 1935 on the recommendation of Hilton Young Commission. And when it was established, its initial capital was 5 crore, which was divided into share of 100 each, and which was fully paid up. Later on 1st of January 1949, it was nationalized. It was nationalized. तो आप ये समझें आरबीआई के बारे में दो तीन बातों को ऐसा समझना है कि आरबीआई का है क्या, है ना। आरबीआई है क्या, करती क्या है। तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कब चालू हुआ था हटा इसका दीजिए ऊपर वाला। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आरबीआई को एस्टैब्लिश करने की चर्चा सबसे पहली बार हुई। ठीक है, सब फर्स्ट टाइम जब ये चर्चा हुआ तो ये बात कहाँ जिक्र हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। हाँ नहीं और वैसे ये ही एस्टैब्लिश स्टार्टिंग हुआ तो हेडिंग कब दिखाना है, एस्टैब्लिश क्या हुआ, कराना फर्स्ट है? ऑफ अप्रैल 1935 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। नहीं क्वेश्चन और जब चलेगा, ये एस्टैब्लिश क्वेश्चन से हुआ ऐड तो होगा उस थोड़ा देर समय बाद। इसका इनिशियल कैपिटल, इसकी प्रारंभिक थोड़ा देर पूंजी बाद क्या क्वेश्चन थी, से ऐड इसकी करेंगे, ये प्रारंभिक पढ़ा देगा पूंजी तब। 5 करोड़। इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, 5 करोड़ ओबीसी रुपए में हम थी, लोग कि नहीं ना जो आए जो हैं। 100 रुपए के शेयर्स में डिवाइडेड था। ठीक है। और साउंड ये हम लोग को जब जा रहा होगा? बैंक एस्टैब्लिश हुआ था तो उस समय ये बैंक क्या था, प्राइवेट बैंक था। ठीक है। बाद में इसी बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। कहने का मतलब इसका जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। ठीक है। तो कब हुआ ये बात हुआ 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ। तो ये सब मूल बात है। हिल्टन यंग कमीशन ने इस बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए रेकमेंड किया था। और जब ये बैंक बना, आरबीआई जब स्टैब्लिश हुआ समवेयर इन 1935, तो इसके पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, सर ऑसबॉर्न। सर ऑसबॉर्न स्मिथ was the first governor of RBI. और सीडी देशमुख was the first Indian governor of RBI. सीडी देशमुख was the सीडी देशमुख was the first Indian governor of RBI. अभी के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। मूल रूप से ये जाने कि आरबीआई का कामकाज जो होता है, ये जो सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक का जो कामकाज होता है तो इसके लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई है जिसमें 21 मेंबर्स होते हैं, जो सुपरवाइज करता है बैंकिंग फंक्शंस जो भी इंडिया में है, उस फंक्शन को सुपरवाइज करने के लिए 21 मेंबर्स गवर्निंग बॉडी। और उस गवर्निंग बॉडी में होते कौन कौन है, उस गवर्निंग बॉडी में एक गवर्नर हो गए, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, 10 मेंबर ऐसे जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, 2 मेंबर ऐसे जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपॉइंट किया जाता है जिन लोगों को, और 4 रीजनल हेड्स। तो अगर आप देखेंगे एक कौन हो गया, गवर्नर। 4 क्या हो गया, डिप्टी गवर्नर। 10 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया, 4 मेंबर्स रीजनल हेड हो गए, और 2 ऐसे मेंबर्स जिनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपॉइंट किया जाता है। जब इन नंबर को आप ऐड कर पाएंगे तो पता चलेगा 21 मेंबर्स है। तो वही मैंने आपको बताया कि देयर इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ 21 मेंबर्स जो कि बैंकिंग फंक्शंस को सुपरवाइज करता है। और बेसिकली आरबीआई करता क्या है, ये तो मूलभूत जानकारी आपको मिल गई कि भैया आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1935 में हुआ। एस्टेब्लिश हुआ था, उस समय इसका कैपिटल कितना था, 5 करोड़ रुपया था। क्या ये सरकारी बैंक था जिस समय एस्टेब्लिश हुआ था, नहीं, ये प्राइवेट बैंक था जिस समय एस्टेब्लिश हुआ। बाद में इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 में। और उसके बाद के कालखंडों में एक गवर्निंग बॉडी इसके लिए जिसमें 21 मेंबर्स होते हैं, जो बैंकिंग फंक्शंस को सुपरवाइज करता है इंडिया। ठीक है। अब फंक्शंस क्या है, आरबीआई का फंक्शन क्या है, इस बात पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई।
फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो पहला फंक्शन इज व्हाट, बैंक ऑफ इशू। Bank of issue, when I say bank of issue, it simply means RBI has the sole authority to issue currency notes. RBI के पास एकाधिकार होता है करेंसी नोटों को छापने का, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि 1 रुपए का नोट और जितने सिक्के होते हैं उसकी छपाई की जिम्मेवारी जो है को सुपरवाइज करने के लिए 21 मेंबर आरबीआई सिर्फ एक गवर्निंग बॉडी, और इस गवर्निंग बॉडी में होते कौन है, उस गवर्निंग बॉडी में एक गवर्नर हो गए और 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, सिर्फ सर्कुलेट 10 मेंबर ऐसे जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, उसकी 2 मेंबर ऐसे जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपॉइंट किया जाता है, जिन लोगों करेंसी नोट्स की इशू करना इसकी जिम्मेवारी आरबीआई का है। यहाँ एक बात और भी आप ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर कोई पूछ ले, किसी एग्जाम में पूछा गया कि भैया मैक्सिमम कितने डिनोमिनेशन का नोट इशू किया जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा 10,000 रुपए के मैक्सिमम डिनोमिनेशन का एक नोट इशू किया जा सकता है। अभी कितना है मैक्सिमम डिनोमिनेशन, तो अभी 2000 है ना, 2000 रुपए का एक नोट होता है ना अभी। तो वैसे ही आपको बताया कि ये एक नोट 10,000 रुपए का भी हो सकता है नहीं, हो सकता है। तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना जा सकता है, 10,000 जा सकता है। उसी तरीके से सिक्के की बात करें तो अधिक से अधिक कितने रुपए का एक सिक्का हो सकता है, तो अधिक से अधिक 1000 रुपए का एक सिक्का हो सकता है। तो दैट इज बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू कहने का मतलब ये हुआ कि आरबीआई करेंसी नोट इशू करती है, आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट। इसीलिए पहला फंक्शन क्या था, बैंक ऑफ इशू। दूसरा फंक्शन देखिए आप, दूसरा फंक्शन इज व्हाट, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा फंक्शन है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट कहने का अर्थ ये हुआ कि इट एक्ट एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, इट प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटी एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि सरकार के जितना भी ट्रांजैक्शन है, सरकार का जितना भी लेन देन है, मान लीजिए सरकार में जब यहाँ कह रहा हूँ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात आ रही है ना। आरबीआई जो होता है वो राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी, दोनों के लिए बैंकर के रूप में काम करता है। इनका जितना भी लेन देन होता है, या तो एक राज्य का दूसरे राज्य से, एक राज्य का केंद्र सरकार से, या फिर केंद्र सरकार का किसी दूसरे देश से, तो ये सब लेन देन का जो रिकॉर्ड है वो आरबीआई मेंटेन कर रहा होता है। इसीलिए क्या बोले, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। बैंकर ऑफ बैंक, तीसरा फंक्शन क्या है इसका, बैंकर ऑफ बैंक। ध्यान दीजिए, तीसरा फंक्शन क्या है, बैंकर ऑफ बैंक। देखो बैंकर ऑफ बैंक इसलिए कहते हैं इसको कि क्योंकि जो भी आप बैंक देख रहे हैं, जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं, किसी भी एक बैंक का आप नाम ले लीजिए, तो शेड्यूल बैंक्स में आपको ये पता चला होगा कि इनका जो टाइम और डिमांड डिपॉजिट जो होता है, बैंकों का जो टाइम और डिमांड डिपॉजिट होता है, उसका कुछ परसेंटेज यानी कि सीआरआर के फॉर्म में इनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। इनका बैंकों का, शेड्यूल कमर्शियल बैंकों का जो डिमांड और टाइम लायबिलिटी नहीं, टाइम डिपॉजिट जो है ना, मांग जमा और समयावधि जमा का कुछ प्रतिशत कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसलिए क्या बोले, बैंकर ऑफ बैंक। दूसरा बात यह है कि बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी गाइडलाइंस, जितना भी पॉलिसी है, जितना भी गाइडलाइंस, जितना भी लाइसेंस देना, लाइसेंस टर्मिनेट करना, ये सारा बात किसके हाथ में होता है, आरबीआई के हाथ में होता है। इसीलिए क्या बोले इसको, बैंकर ऑफ बैंक, है ना। बैंकों का भी बैंक, यानी कि बैंक से रिलेटेड जितना भी नियम बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, आरबीआई बनाएंगे, ठीक है। और बैंकों को अपने जमा का यानी कि डिमांड डिपॉजिट का और टाइम डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है। इसलिए क्या बोले, बैंकर ऑफ बैंक। अब चौथा फंक्शन देखिए, चौथा फंक्शन इज व्हाट, कस्टोडियन ऑफ चौथा फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब टू मेक द एक्सचेंज रेट स्टेबल, इट परचेज फॉरेन करेंसी और इट सेल्स आउट फॉरेन करेंसी। मतलब कभी कभी जो है विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा का खरीदी करना और विदेशी मुद्रा की बिक्री करना। इसीलिए क्या बोले इसको,
कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी नेक्स्ट फंक्शन जब है तो इसमें आप देखेंगे लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट फंक्शन में क्या है? लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसमें कहने का अर्थ ये हुआ कि बैंकों को जब अपने फिनेंशियल नीड के लिए, मॉनेटरी नीड के लिए, मान लीजिए किसी एक कॉमर्शियल बैंक को पैसे की आवश्यकता है, तो वो क्या करता है? मनी मार्केट में दूसरे बैंक को अप्रोच करते हैं कि आई नीड सम मनी। तो वो मनी, मान लीजिए वो मनी अगर वो बैंक प्रोवाइड नहीं कर पाया कि नहीं नहीं, वी हैव मनी बट वी हैव सर्टेन नीड्स, तो आई कांट हेल्प यू आउट, तो आप क्या करें? आप किसी दूसरे बैंक को अप्रोच करें या फिर आरबीआई से रुपया ले लें। ठीक है, तो यही मुद्दा होता है। तो जब भी कॉमर्शियल बैंकों को फाइनेंशियल नीड पूरा करना हो, तो जब कहीं भी रुपया ना मिले तो आरबीआई से पैसा मिल ही जाता है। इसीलिए क्या बोले? लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर रिलेटेड टू आरबीआई। अब आरबीआई करता क्या है? आरबीआई का ये फंक्शंस तो हो ही गया। अब ये देखिए कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। तो अब क्रेडिट कंट्रोल पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देख, क्रेडिट कंट्रोल पर क्रेडिट कंट्रोल कहने का मतलब, ये क्रेडिट का मतलब है सप्लाई ऑफ मनी। क्रेडिट का मतलब क्या? यहाँ पर क्रेडिट का मतलब क्या? सप्लाई ऑफ मनी। और सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना और घटाना। सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना और घटाना। मान लीजिए मनी का सप्लाई अधिक है तो इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन होगा इकोनॉमी में, तो मनी को हटाना पड़ेगा, करेंसी को हटाना पड़ेगा। और इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा सिचुएशन है ना, क्या होता है? डिफ्लेशन। क्या होता है? इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा डिफ्लेशन। वैसा वाला सिचुएशन है तो क्या करना होगा? थोड़ा बहुत इंजेक्ट करना होगा इकोनॉमी में, करेंसी को थोड़ा बहुत इंजेक्ट करना होगा। तो लिक्विडिटी को बढ़ाना और घटाना ये कौन करता है? आरबीआई कर रहा होता है। इसी को क्या कह रहे हैं हम इंग्लिश में? मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सप्लाई ऑफ मनी को आरबीआई कैसे कंट्रोल कर रहा है? ध्यान दीजिए, सप्लाई ऑफ मनी को आरबीआई कैसे कंट्रोल कर रहा होता है? मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो दो तरीके से, एक तो क्या है? क्वांटिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स व्हाट? कि मात्रा पर नियंत्रण, है ना, कॉस्ट और क्वांटिटी को कंट्रोल करना। व्हेन आरबीआई कंट्रोल द कॉस्ट एंड क्वांटिटी, then that particular initiative is known as what? Quantitative control। मतलब यहाँ पर कॉस्ट और क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ भी दो तरीके से कंट्रोल होगा। मतलब कुछ वैसे प्रोसेस होंगे जिससे क्या होगा? क्वांटिटेटिव कंट्रोल होगा, यानी कि मात्रा पर, है ना। क्रेडिट सप्लाई ऑफ मनी का जो अमाउंट है, करेंसी मनी का जो अमाउंट है, उसको कंट्रोल करते हैं ना। या तो बढ़ा रही होती है आरबीआई या फिर घटा रही होती है। कहाँ? इंडियन इकोनॉमी में। तो देखिए, क्वांटिटेटिव इज बेसिकली व्हाट? दो तरीके। पहला तरीका क्या है? कन्वेंशनल मेथड। और दूसरा तरीका क्या है? नॉन कन्वेंशनल मेथड। एक तो कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड मतलब वैसे तरीके जो पारंपरिक है। पारंपरिक कहने का मतलब कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। यहाँ पर डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हुआ समवेयर इन 1991, तो उस समय 1990 के पहले जो तरीका आरबीआई के द्वारा अपनाया जाता था क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, उसको क्या बोले? कन्वेंशनल तरीका, यानी कि पारंपरिक तरीका। और 1991 के बाद जो तरीका अपनाया गया उसको क्या बोले? नॉन कन्वेंशनल तरीका, यानी कि गैर पारंपरिक तरीका। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद वो तरीका आया, इसीलिए क्या बोले? नॉन कन्वेंशनल मेथड। तो कन्वेंशनल मेथड में सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है? बैंक रेट। सबसे पहला तरीका क्या? बैंक रेट। ध्यान दीजिए, पहला तरीका कन्वेंशनल मेथड में बैंक रेट। और
ऑलवेज रिमेंबर आरबीआई कर रहा है, कंट्रोल पड़ रहा है। यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा रहा है दो तरीके से, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में दो तरीका, पहला कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल तरीके में पहला तरीका क्या है, बैंक रेट। तो बैंक रेट इज बेसिकली व्हाट, बैंक रेट इज बेसिकली व्हाट, व्हेनेवर कमर्शियल बैंक borrows money from RBI to fulfill their long-term requirement. Always remember what? Whenever commercial banks borrows money from RBI to fulfill their long-term requirement, और यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी को क्या बोले, बैंक रेट। तो जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म पैसा दे रही होती है उसको क्या बोले, बैंक रेट बोले। तो दिस इज व्हाट, बैंक रेट। दूसरा तरीका क्या है, अब सर ये बैंक रेट से कैसे कंट्रोल होगा सप्लाई ऑफ मनी, अभी तुरंत आ रहे हैं, पहले इन पॉइंट्स को आप समझिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए बैंक रेट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक क्या कर रही है, कॉमर्शियल बैंक उधार ले रही है किससे, आरबीआई से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होता है, पैसा कम आता है मार्केट में, ठीक है। मान लो आपको लोन लेना है, लोन लेना है और कहे कि नहीं भाई लोन मैं आपको दूंगा 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या फिर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आप लोन लेंगे। बहुत ज्यादा नीड है तो ले भी सकते हैं, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा हुआ है तो उस समय लैंडिंग नहीं होता है, उस समय कोई लोन नहीं ले रहा होता, ठीक है। तो मान लो आरबीआई को मार्केट में पैसा नहीं लाना है, यानी कि लिक्विडिटी इंजेक्ट नहीं करना है, तो क्या करेंगे, बैंक रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बैंक रेट बढ़ा देते हैं तो कमर्शियल बैंक उस समय पैसा लेने से थोड़ा घबराते हैं, उस समय पैसा नहीं ले। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया और घटाया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने और घटाने के माध्यम से वो मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में क्रेडिट को कंट्रोल कर रही होती है, या तो बढ़ा रही होती है क्रेडिट को, सप्लाई बढ़ा रही होती है, या फिर सप्लाई घटा रही होती है। तो दैट इज बैंक रेट। और दूसरा तरीका क्या है, इसी में कन्वेंशनल में दूसरा तरीका है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान दीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। ये वाला क्या था, ये वाला बैंक रेट, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी बताया आपको, जो कि आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को चार्ज किया जाता है। इसको और बैंक रेट को अगर और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो बैंक रेट को सिंप्लीफाई करने में आपको पता चला कि बैंक रेट में दो प्लेयर्स इन्वॉल्व है, पहला कौन, आरबीआई, और दूसरा कौन, कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पर कौन, आरबीआई, और दूसरा कौन, कॉमर्शियल बैंक। यही बात है, तो यही बात है, आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक के पास क्या जा रहा है, मनी जा रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, मनी प्लस इंटरेस्ट आ रहा है। और कैसा है ये किए हुए, तो डिफिनेशन के चक्कर में ना रहे आप, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से डायग्रामेटिकली आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि बैंक रेट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो दैट इज बैंक रेट। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई जो है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को क्या करती है, इशू करती। इशू करने का मतलब यहाँ पर क्या है, टू सेल आउट। इशू करने का मतलब बेच देना, इशू करने का मतलब बेच देना। तो बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को इशू कर रही होती है। इशू कर रही हो मतलब आपको ये समझ में आया कि इस मार्कर को जिसने बेचा होगा, ये जो मार्कर है इसको जिसने बेचा होगा उसके पास रुपया गया, ठीक है। बेचने वाले के, इस मार्कर को बेचने वाले के पास रुपया गया, और मार्कर, और जिसने पैसा दिया उसके पास ये मार्कर आया, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आरबीआई जब बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, यानी कि बेच रही है, तो आरबीआई के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। और किसको इशू कर रही है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इशू कर रही है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास क्या गया, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज गया, और आरबीआई के पास क्या पहुंच गया, पैसा। तो इस केस में क्या होता है कि आरबीआई के पास जब पैसा पहुंच गया तो मतलब पैसा कहाँ से, मार्केट का ही पैसा। जो बैंक्स हैं, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जब बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी की खरीदी करेंगे तो इसके एवज में पैसा दे रहे होंगे किसको, आरबीआई को रुपया दे रहा हूँ। तो आरबीआई को जब रुपया दे रहे हैं तो मार्केट से ही अल्टीमेटली पैसा कहाँ गया, आरबीआई के पास गया। तो क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट मॉप आउट हो रहा है यहाँ पर।
लिक्विडिटी को, यहाँ पर क्रेडिट को आरबीआई हटा रही है, ठीक। और दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए जब यही बिल्स बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज को जब आरबीआई खरीदना शुरू करती है, किससे? जिसको इशू किया था उससे, जिसके पास ये बिल्स बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी है अभी, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, तो वहां से क्या होगा कि वहां से आरबीआई के पास आया, खरीदते के पास आ गया वो डॉक्यूमेंट, और बाद में पैसा किसके पास चला गया? वैसे इंस्टीट्यूशन। तो इसको ऐसे समझिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन को आप डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे, इस बात पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये आरबीआई है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आरबीआई और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुद्दा ये है कि बिल्स बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को आरबीआई सेल आउट कर रही है और खरीद कौन रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है, ठीक है। जब भी कोई कुछ खरीद रहा होता है तो क्या करते हैं, उसके बदले में आप रुपया देते हैं। तो मुद्दा बस ये समझ आया कि आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में ओपन मार्केट ऑपरेशन के केस में बिल्स बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को आरबीआई सेल आउट कर रहा होता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको खरीद रहे होते हैं, ठीक है। तो जब ये खरीद रहे होते हैं तो मार्केट से क्या होता है? लिक्विडिटी मॉप आउट होता है, और जब आरबीआई खरीद रही होती है तो मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होता है, ठीक है। अब तीसरा तरीका यहाँ पर देखेंगे तो क्या है? सीआरआर। तीसरा तरीका क्या? सीआरआर, जिसको क्या बोल रहे हैं? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज बेसिकली व्हाट, कि जो कॉमर्शियल बैंक है, तो कॉमर्शियल बैंकों का जो डिमांड और टाइम लायबिलिटी डिमांड और टाइम डिपॉजिट जो है बैंकों के पास डिमांड और टाइम डिपॉजिट जो है उसका कुछ परसेंटेज, लेट्स से आप 4% मान के चलिए, सीआरआर कितना? 4%। तो उसका कुछ परसेंटेज जो है आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंकों को रखना पड़ता है। सीआरआर के केस में क्या हुआ? कॉमर्शियल बैंकों को अपने डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज किसके पास रखना पड़ रहा है? आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है। तो इसको क्या बोले? सीआरआर। अब एसएलआर के केस में सीआरआर कुछ परसेंट रखना पड़ता है। आपको अभी मैंने बताया कितना है। पॉलिसी रेट्स जो आरबीआई डिसाइड करती है उसमें आरबीआई इस बात पर पहुंचती है कि भैया सीआरआर कितना रखना है, एसएलआर कितना रखना है, बैंक रेट कितना रखना है, रेपो रेट कितना रखना है और रिवर्स रेपो रेट कितना रखना है। इन सब बातों का निर्णय आरबीआई करती है, ठीक है। अभी कितना है सीआरआर? अभी 4% है। तो बैंकों का जो डिमांड और टाइम डिपॉजिट है उसका 4%। मान लीजिए अगर 100 यूनिट है डिमांड और टाइम डिपॉजिट, तो 100 यूनिट का 4% किसके पास रखना पड़ जाएगा? आरबीआई के पास रखना पड़ जाएगा। इसी केस में एसएलआर के केस में 18%। अभी कितना है? 18% है। तो एसएलआर इज बेसिकली व्हाट, कि इस केस में बैंकों को डिमांड और टाइम डिपॉजिट का, बैंकों को अपने डिमांड और टाइम डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज अपने ही पास गोल्ड, कैश और सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना हो। सीआरआर के केस में क्या हुआ कि सर्टेन परसेंटेज कॉमर्शियल बैंकों को अपने डिमांड और टाइम डिपॉजिट का आरबीआई के पास रखना है, और एसएलआर के केस में बैंकों को अपने डिमांड और टाइम डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज अपने ही पास में रखना है गोल्ड, कैश और सिक्योरिटीज के फॉर्म। सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आप जो भी कह रहे हैं, बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। तो ये सीआरआर और एसएलआर हुआ। तो इन सब के माध्यम से, इन सब का उपयोग करते हुए आरबीआई क्या करती है? क्रेडिट को कंट्रोल करती है। अभी तुरंत आ रहे हैं हम लोग। अब देखिए, बैंक रेट के केस में आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते घटाते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के केस में ये बताया कि इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन है, यानी कि मनी जो है, लिक्विडिटी जो है अधिक है, तो अधिक है तो क्या होगा? आरबीआई को बिल्स, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेचना पड़ेगा, तभी तो इंडियन इकोनॉमी से लिक्विडिटी मॉप आउट होगा और आरबीआई के पास जाएगा, है ना। तो ये बात समझ आया। और सीआरआर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए सीआरआर 4%, बढ़ा के इसको हम 5% कर दें। सीआरआर को बढ़ा के अगर 5% कर दिया जाए तो क्या होगा? ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंकों को। एसएलआर को भी अगर बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंकों को। कहाँ? आरबीआई के पास, है ना। तो क्या होता है, ये पैसा
ब्लॉक हो गया, यानी कि SLR वाला जो रुपया है, इट्स अ ब्लॉक मनी, इस पर व्यापार नहीं होता है। ये इसलिए कि सर्टेन परसेंटेज डिमांड और टाइम डिपॉजिट का वो कहाँ दे देते हैं, एक तो CRR के केस में RBI के पास, SLR के केस में अपने ही पास रखते हैं, ठीक है। तो इस पैसे पर व्यापार नहीं हो पाता। मान लो अगर ज्यादा पैसा रखना पड़े तो ये भी तो यही हुआ कि क्या हुआ, मार्केट से लिक्विडिटी हट रहा है, यानी कि लिक्विडिटी जो मार्केट में जितना देना है उसका कुछ परसेंटेज जो है हम कहाँ रखना पड़ रहा है, CRR और SLR के फॉर्म में, यानी कि ब्लॉक मनी का अमाउंट बढ़ाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को ट्यून करके, ठीक है। यानी कि ये जो रेट है इसको ट्यून करके, और ये इस रेट को ट्यून करके, कौन ट्यून करता है इस रेट को, RBI ट्यून करता है। तो ये कन्वेंशनल तरीका में ये हुआ, कन्वेंशनल तरीका वैसे तरीके जो 90s के पहले के हैं, और 1991 के बाद के तरीके उनको क्या बोलना है, नॉन कन्वेंशनल मेथड। तो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स में वैसे मेथड्स को शामिल किए कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आए। तो उसमें पहला नॉन कन्वेंशनल मेथड में पहला मेथड क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में दो तरीका है। तो पहला तरीका जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में देख रहे हो, एक तो रेपो रेट और दूसरा रिवर्स रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट और दूसरा रिवर्स रेपो। Unconventional method. Repo rate is basically what? Whenever commercial bank borrows money from RBI to fulfill their short-term requirement. यहाँ पर आप फोकस करिएगा, whenever commercial bank borrows money from RBI to fulfill their short-term requirement, that particular process is known as what? Repo rate. ठीक, रेपो रेट मतलब ये हुआ कि जब भी कमर्शियल बैंक RBI से पैसा उधार ले रही होती है अपने अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो RBI जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक को रुपया दे रहा होता है उसी ब्याज दर को क्या बोल, रेपो रेट बोल। बात आ गया समझ। अब यही क्या होता है, रेपो रेट का जस्ट उल्टा उल्टा क्या है, रिवर्स रेपो रेट। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए आप कि रेपो रेट के केस में क्या है, यहाँ पर RBI और कमर्शियल बैंक, ठीक है, RBI और कमर्शियल बैंक, लेन देन इन्हीं दोनों के बीच हो रहा है। तो मुद्दा कैसा है, मुद्दा ऐसा है कि शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। अभी कैसा है, शॉर्ट टर्म लोन कैसा चाहिए, कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन है ना, कहाँ से चाहिए होता है, RBI से चाहिए होता है। तो यहाँ से पैसा कहाँ गया, कमर्शियल बैंकों के पास गया, और यहाँ से पैसा कहाँ आया, मनी प्लस इंटरेस्ट कहाँ आया, RBI के पास आया। तो यही बात क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट के केस में ये कैसा दिखेगा, रिवर्स रेपो रेट के केस में RBI और यहाँ पर कमर्शियल बैंक, RBI यहाँ पर और ये कमर्शियल बैंक, इन्हीं दोनों के बीच लेन देन। रेपो रेट के केस में पैसा कहाँ जा रहा था, कमर्शियल बैंकों के पास जा रहा था। रेपो रेट के केस में पैसा कहाँ जा रहा था, RBI से कमर्शियल बैंकों के पास। लेकिन रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या होगा, कमर्शियल बैंक से पैसा कहाँ जाएगा, RBI के पास। तो मनी का जो ट्रांसफर हुआ ये कहाँ से कहाँ होगा, कमर्शियल बैंक से RBI के पास, रिवर्स रेपो रेट के केस में। और RBI से क्या जा रहा है, मनी प्लस इंटरेस्ट। क्या जा रहा है RBI से, मनी प्लस इंटरेस्ट जा रहा है, मनी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेपो रेट और बेसिकली रिवर्स रेपो रेट is the methods, one of the methods of credit control which is used by RBI, and this is the non-conventional method। और non-conventional method में ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एक और मेथड है जो नॉन कन्वेंशनल मेथड में यूज किया जाता है, दैट इज MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF इज बेसिकली व्हाट, MSF के केस में क्या है, MSF के केस में यहाँ भी कौन, यहाँ भी RBI और कमर्शियल बैंक। MSF के केस में यहाँ भी RBI और कमर्शियल बैंक ही, देखिए RBI और कमर्शियल बैंक, जहाँ भी पैसे का लेन देन हो रहा है। लेकिन क्या होता है, इसको ऐसे पहले आप समझ ले कि whenever commercial bank borrows very short term money, let's say overnight basis, less than 24 hours,
whenever commercial bank borrows money from RBI for less than 24 hours, then that type of interest rate which is charged by RBI to commercial bank, that is marginal standing facility. ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी वाणिज्यिक बैंक अपने बहुत ही कम समय के जरूरत को पूरा करने के लिए, बहुत ही कम समय का जरूरत मतलब 24 आवर्स से कम की बात हो रही, पूरा करने के लिए पैसा उधार लेती है किससे? आरबीआई से, है ना। तो उसको क्या बोले? उसको एमएसएफ बोले। देख यहाँ पर मनी जो है आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक के पास गया और कॉमर्शियल बैंक से क्या आ रहा है? मनी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो दैट इज आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। कैसा? वेरी शॉर्ट टर्म। कैसा? वेरी शॉर्ट टर्म। इसको मैं एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको बना के मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाए। तो इसको ऐसे समझिए, देख ध्यान दीजिए, यहाँ पर बैंक रेट है, यहाँ पर रेपो रेट और यहाँ पर एमएसएफ। ठीक, तो बैंक रेट के केस में भी क्या हो रहा है? बैंक रेट के केस में आप तो देखेंगे आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक, यहाँ भी आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक, यहाँ भी आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक। तो मनी का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इन्हीं दोनों के बीच में, मनी का जो ट्रांजैक्शन मनी का ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर बैंक रेट के केस में कैसा? लॉन्ग टर्म। बैंक रेट के केस में कैसा? कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन ले रही होती है किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये कैसा है? लॉन्ग टर्म ले सकती है, ये कैसा है? शॉर्ट टर्म। और ये कैसा है? वेरी शॉर्ट टर्म, यानी कि लेस देन 24 आवर्स। यहाँ से यहाँ मनी गया और यहाँ मनी प्लस इंटरेस्ट वापस आया, किसके पास? आरबीआई के पास। यहाँ से मनी गया और यहाँ से यहाँ पर प्लस, यहाँ से मनी और यहाँ पे मनी प्लस इंटरेस्ट। तो मूल बात आपको ये समझ आया कि सर क्या अंतर है? बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ में क्या अंतर है? भैया क्या अंतर है? रेट लॉन्ग टर्म है, कॉमर्शियल बैंकों को जब लॉन्ग टर्म लोन लेना होता है तो बैंक रेट पर लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लेना होता है तो रेपो रेट पर लेते हैं, और शॉर्ट टर्म से भी कम टर्म के लिए लेना होता है तो एमएसएफ पर लेते हैं। एमएसएफ 24 दिन से कम के लिए, शॉर्ट टर्म 14 दिन से कम के लिए, और लेट्स से ये मनी मार्केट में आप देखेंगे तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, एमएसएफ जो है उससे भी कम समय। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वांटिटेटिव मेथड जो है, मात्रात्मक नियंत्रण समझ आया होगा आरबीआई का। तो दिस इज and method of credit control for this session. Okay. Guys, if you have any doubt regarding this topic, you can ask. पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सर ओपन मार्केट ऑपरेशन बता दीजिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन बाबू देखो क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या कर रही होती है? बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। तो बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज क्या है सर? एक डॉक्यूमेंट है। बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज क्या है? अभी के लिए आप क्या समझिए, अभी के लिए आप ये समझिए कि एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज क्या है? इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच अश्योर्स पेमेंट ऑफ मनी। बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी आर रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच अश्योर्स पेमेंट ऑफ मनी। मतलब ये हुआ कि मान लो मुझे आपको किसी खरीदी के बदले क्या देना था? रुपया देना था। लेकिन मैंने क्या दे दिया? एक डॉक्यूमेंट दे दिया, बोला देखो भाई ये डॉक्यूमेंट पकड़ो और मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो। ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है? ये डॉक्यूमेंट ये कहता है कि इतने समय के बाद आपको इतना रुपया मिल जाए, ठीक है। तो ये
बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को जब आरबीआई इशू कर रही है तो इसको पिक्टोरियल फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आरबीआई है, क्या इशू कर रही है? बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। और मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि क्रेडिट को कंट्रोल करना है। क्रेडिट को कंट्रोल मतलब सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है। कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। कहाँ से कंट्रोल कर रहा है? इंडियन इकोनॉमी से कंट्रोल कर रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से प्लेयर? आरबीआई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉमर्शियल बैंक है। तो आरबीआई जब भी कुछ भी बेच रहा होगा तो खरीदेगा कौन भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदेगा। तो ये आरबीआई है और यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, आरबीआई बेच रहा है। किस केस में? ओपन मार्केट ऑपरेशन के केस में। किसको बेच रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेच रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स को बेच। ये कहा गया, ये डॉक्यूमेंट कहा गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास गया, है ना। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या आया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रुपया आया। किसके पास? कमर्शियल, कमर्शियल बैंकों से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रुपया कहाँ आया? आरबीआई के पास। तो क्रेडिट कंट्रोल कहने का मतलब क्या हुआ? या तो क्रेडिट को हटाना है इकोनॉमी से, या तो क्रेडिट को बढ़ाना है। तो इस केस में क्रेडिट हट रहा है इकोनॉमी से। मान लीजिए क्रेडिट बढ़ाना है, क्रेडिट बढ़ाना है। इस केस में अभी आपको पता चला कि डॉक्यूमेंट इनके पास चला गया और रुपया यहाँ से आरबीआई के पास चला, ठीक है। तो क्या हुआ? क्रेडिट मार्केट से सप्लाई ऑफ मनी क्या हुआ? कम। अब इसी को अगर बढ़ाना है तो प्रोसेस उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ? बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को बेचेंगे, है ना। और बेचे तो मनी हटा इकोनॉमी से, अब खरीदेंगे। मान लीजिए आरबीआई इसी बिल्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को जब खरीदी करना शुरू करती है तो यहाँ से पैसा किसके पास? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। तो एक केस में क्या हो रहा होता है? क्रेडिट हट रहा होता है। दूसरे केस में क्या होता है? क्रेडिट आ रहा होता है ना। एक केस में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी को मार्केट से हटाते हैं और दूसरे केस में लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं। अभी भी कोई समस्या है तो फिर से पूछ सकते हैं आप। Yes, sir. I want to ask one question. क्या होता है सर? क्या क्या? लिक्विडिटी क्या होता है सर? लिक्विडिटी क्या होता है? रुपया। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो रहा है? रुपया से बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। करेंसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई बोले कि सर ये मार्कर हाईएस्ट लिक्विड, लिक्विडिटी और लिक्विड दोनों अलग अलग चीज है। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ फ्लो ऑफ करेंसी से है बाबू, बात समझ रहे हो? लिक्विडिटी का मतलब यहाँ फ्लो ऑफ करेंसी से। अब आपसे हम पूछ लें कि कैश, गोल्ड और कॉपर, इन तीनों में हाईएस्ट लिक्विड कौन है? तो हाईएस्ट लिक्विड ऑलरेडी बात है, कैश है ना। उससे उसके बाद लिक्विड, मतलब लिक्विडिटी कहने का मतलब ये हुआ हाईएस्ट लिक्विड नेचरली है कौन है। ये ऐसे पता चलेगा कि जब भी उस वस्तु को आप मार्केट में लेकर जाए तो वो तुरंत जो है कैश में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो गोल्ड ऐसा नेचर लिए हुए होता है, गोल्ड को आप मार्केट में लेकर जाएंगे तो वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। तो उसको क्या बोले? हाईएस्ट लिक्विड है। लिक्विडिटी मतलब फ्लो, करेंसी से है यहाँ पर मतलब, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब करेंसी, नोट, ठीक। बताइए और कोई डाउट रह गया? Sir, Ask one question. I'm not getting your voice exactly, so please repeat. sir, reserve repo rate. रिवर्स रेपो रेट। देखो बाबू, Yes, रेपो रेट के केस में क्या हुआ? रेपो रेट के केस में यहाँ आरबीआई और कमर्शियल बैंक दो प्लेयर। रेपो रेट के केस में कौन? दो प्लेयर, आरबीआई और कमर्शियल बैंक। इस केस में हो क्या रहा है? कमर्शियल बैंक अपने शॉर्ट टर्म नीड के लिए आरबीआई से पैसा उधारी ले रहे हैं। और तो पैसा जब उधारी ले रहे हैं आरबीआई से, तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंकों से ले रहा है इस शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए, उसको क्या बोले? रेपो रेट। और इसी रिवर्स रेपो रेट को जब उल्टा देखेंगे मतलब रिवर्स कर देंगे। देखो मैं इसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझा देता हूँ। ध्यान दीजिए, ये रेपो रेट और इसी के नीचे मैं रिवर्स रेपो रेट लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिए, रिवर्स रेपो रेट। यहाँ भी दो प्लेयर, कौन कौन? आरबीआई और कमर्शियल बैंक। यहाँ भी दो लोग, आरबीआई और कमर्शियल बैंक। यहाँ देखिए, ये है आरबीआई और ये कमर्शियल बैंक।
पैसे का लेन देन, दोनों के बीच में हो क्या रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से। इस केस में आप देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है, आरबीआई से पैसा कहाँ जा रहा है, कमर्शियल बैंकों के पास। किस केस में, रेपो रेट के केस में। लेकिन रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंकों से पैसा जा रहा है कहाँ, आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंकों के पास पैसा कहाँ जा रहा है, आरबीआई के पास। यानी कि मनी मनी कहाँ से गया, कमर्शियल बैंक से गया कहाँ, आरबीआई के पास। और आरबीआई से क्या आया कमर्शियल बैंकों के पास, आरबीआई से कमर्शियल बैंकों के पास आया मनी प्लस इंटरेस्ट। मैं आपको अभी समझाता हूँ कि मनी प्लस इंटरेस्ट जो है ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो कमर्शियल बैंकों के पास पैसा, बैंकों का मतलब क्या, बैंक किस चीज का व्यापार करता है, रुपए का व्यापार, रुपए का बिजनेस ही तो करता है बैंक। तो बैंकों के पास मान लीजिए दो ऑप्शन, बोले कि भाई देखो, आपको जो उधारी दी जाती है, आपको जो लोन देती है बैंक, उस पे भी क्या हो, उसको इंटरेस्ट, उसका इनकम क्या है, लोन पर इंटरेस्ट है। यानी कि लोन पर जो सूद आप देते हैं वो उसका क्या हो गया, इनकम हो गया। ठीक है, लेकिन इस बात की यहाँ सियोरिटी कम होती है कि आप पैसा उनको वापस कर ही देंगे, है ना, उनके पैसे को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बनाएंगे। तो दो केस सामने आता है कि मान लो बैंकों को पैसा उधारी देना है ना, तो वो आरबीआई को दे या फिर अपने किसी कस्टमर को दे। तो कोई भी व्यापार के केस में, बिजनेस के केस में कोई भी क्या चाहेगा, सियोरिटी चाहेगा। सियोरिटी इस बात की कि मैंने जो पैसा दिया है किसी को उधार के रूप में, वो पैसा वापस आ जाए, है ना। तो आरबीआई के पास जब पैसा रखते हैं तो इस बात की सियोरिटी रहती है कि भैया मेरा पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन अगर ये मार्केट में पैसा उधार देते हैं तो इस बात की गारंटी, 100% गारंटी नहीं रहती कि वो पैसा रिकवर हो ही जाए, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केस में आप वो पैसा रिकवर बैंक कर लेती है। लेकिन फॉर सेक ऑफ सेफ्टी, है ना, क्या करती है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देती है और यहाँ से क्या अर्न कर रही होती है कमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो रेपो रेट का जस्ट उल्टा क्या हुआ, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा मुद्दा इससे ये जुड़ा हुआ है कि मान लो इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा है ना, लिक्विडिटी अगर इकोनॉमी में ज्यादा है तो अब इकोनॉमी से लिक्विडिटी हटाना है। तो मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या करेंगे कि रिवर्स रेपो रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई दे रही होती है बैंकों को, उसको थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे ताकि कमर्शियल बैंकों के मन में ये बात जाए कि भैया यहाँ पैसा रखने से अभी फायदा है ना। तो मार्केट में जो पैसा वो उधारी देने वाले को किसको उधारी दे देंगे, अब वो आरबीआई को पैसा रख दी और यहाँ से क्या मिला उनको, इंटरेस्ट इनकम में। ठीक है, लिक्विडिटी भी हट रहा है और बैंकों की कमाई। Hope you guys getting? और कोई डाउट रह गया है? one question. हाँ बोलो। सर नॉन कन्वेंशनल मेथड्स में जितना फॉर्म्स होता है जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सब के केस में ये सेम ही चलता है। आरबीआई बस वो शॉर्ट मतलब वेरी लेस देन 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स का डिफरेंस होता है। मतलब टर्म का डिफरेंस है, टाइम पीरियड के ही केस में क्या हो रहा है, यहाँ देखें ना, ये बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, ये टाइम पीरियड का ही खेल है। मतलब ज्यादा समय के लिए पैसा चाहिए तो बैंक रेट पे ले लो, कम समय के लिए पैसा चाहिए तो रेपो रेट पे ले लो, और बहुत कम समय के लिए पैसा चाहिए तो एमएसएफ पर ले लो। ठीक है, और कोई डाउट रह गया किसी को तो पूछिए। सर नॉन कन्वेंशनल मेथड में आप 3 पॉइंट्स बताए थे, तो थर्ड पॉइंट था मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, तो वो आप एक्सप्लेन नहीं। अच्छा, मैंने बताया था मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, अरे बोलो, ध्यान दीजिए। सर नोट करवाए थे आप? हाँ, रुचि ध्यान दीजिए, रुचि बोल रहा है ना? यस सर। हाँ चलो ध्यान दो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, बच्ची बहुत होशियार है, समझाते हैं। तीसरा तरीका क्या है, मार्केट स्टेबलाइजेशन। मार्केट मैं ये अभी इस क्लास में नहीं बताना चाहता था, हालांकि आपने पूछ लिया तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिए। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम मतलब मार्केट को स्टेबल करने के लिए, अनस्टेबल कैसे होगा मार्केट, मान लो अनस्टेबल कैसे होगा मार्केट, आप इस बात को ऐसे समझिए कि
रुपया जो है, क्रेडिट का फ्लो अगर अचानक होना शुरू हो जाए, है ना, क्रेडिट का फ्लो जो है बढ़ जाए, तो क्या होता है, इकोनॉमी अनस्टेबल होता है ना। तो इकोनॉमी जब अनस्टेबल हो जाता है, तो यहाँ पर इकोनॉमी की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सेस फॉरेन करेंसी अगर आपके इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगा। और इसी फॉरेन करेंसी को चेक करने के लिए, इसी फॉरेन करेंसी को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करती है आरबीआई, यहाँ पर बिल्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को क्या करती है, इशू करती है, ठीक है। तो उस माध्यम से क्या करते हैं, मार्केट को स्टेबल करने के लिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, कि भैया देखो डॉक्यूमेंट तुमको दे देना है और बाकी का जो ये करेंसी हमारे पास आ जाएगा, है ना। मार्केट को स्टेबल करने के लिए एक उपाय जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और इस उपाय के तहत क्या किया जाता है, फॉरेन करेंसी के फ्लो को थोड़ा सा रोका जाता है ना। तो दैट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। और कुछ रह गया है, बताइए। यस सर। हाँ, पूछो। सर कमर्शियल सीआरआर जो जमा करना होता है, तो वो कितना बार देना होता है, जमा करना होता है? कितना परसेंट? नहीं, कितना बार, मतलब कितना बार उसको जमा करना पड़ता है? कितना बार जमा करना पड़ता है? अरे भाई एक ही बार जमा करोगे ना। हाँ, ओके सर। मान लो ये जो बाईफोकल, ये जो मतलब ये पॉलिसी रेट्स जो आरबीआई रिवाइज करती है, तो आरबीआई के जब पॉलिसी रेट्स मान लीजिए 4% है, ठीक है, और दूसरे बार भी जब पॉलिसी डिसीजंस आया आरबीआई का, उसमें भी 4% है, तो फिर तो 4% तो तुम्हारा रखा हुआ ही है। परसेंटेज अगर घटता बढ़ता है, पॉलिसी रेट्स जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, मान लीजिए सीआरआर अभी 4%, इसको बढ़ा के आरबीआई 5% कर देती है, तो अब कॉमर्शियल बैंक को कुछ ज्यादा पैसा रखना होगा, ठीक है। तो परसेंटेज जब तक ट्यून नहीं होता है, तब तक वो उस मामले को छेड़छाड़ नहीं करते। बात समझ गए? जी सर। और अगर उसका बैंक का मतलब उसका डिमांड और डिपॉजिट भी अगर बढ़ता जाएगा अगले साल, तो डिमांड और डिपॉजिट बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है, उसको रखना ही होगा, है ना। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट अगर बढ़ रहा है, तो मान लो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट अभी 100 यूनिट है, ठीक है, और इस 100 यूनिट को हम मान लेते हैं 1 लाख, ठीक है, और ये 100 यूनिट अगले साल जो है बन जाता है 10 लाख, तो अब 10 लाख का 4% रखेंगे ना आप। बात समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, जी सर। बोलिए, और कुछ बचा हुआ है? If you guys have any doubt, please ask. बोलो बोलो, कोई डाउट है? सर हाँ, कॉमर्शियल बैंक को अगर कभी भी लेन देन करना होता है या लोन लेना होता है या लोन देना होता है जैसे आरबीआई से, तो वो कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या रहता है? कमर्शियल बैंक को लोन लेना होता है, लोन देना होता है आरबीआई से। आरबीआई से मान लो लोन लेना है, तो लोन लेना है तो आरबीआई तक ये बात पहुंचाएंगे ना कि आरबीआई भैया हमको पैसा चाहिए, बोलेंगे ना, आरबीआई तक आप ये बात पहुंचाएंगे कि आई नीड सर्टेन मनी एंड आई नीड सर्टेन मनी टू फुलफिल माय लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। तो आरबीआई क्या बोलेगा, हाँ ठीक है ना, बैंक रेट पर आप रुपया ले लीजिए। मुद्दा तो इतना सिंपल ही है। बात समझ रहे हैं? अभी भी अगर नहीं समझ आया हो तो आपके सेशन में मैंने बहुत इनफ मटेरियल डिप्लॉय कर दिया है। आप ये रिकॉर्डेड सेशन जब दोबारा सुनेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। I have covered all the things which are essential for examination regarding this topic. So do revise by listening the recorded session. और कोई डाउट किन्हीं का? सर done for एनडीटीएल now. हाँ, एनडीटीएल मैंने अभी चर्चा नहीं किया है, ठीक है। एनडीटीएल के बदले आप ये समझिए, विशाल बाबू, विशाल का क्वेश्चन है ना। हेलो, जी सर। हाँ ध्यान दो, अभी मैंने एनडीटीएल चर्चा नहीं किया, ठीक है। लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के बाद टर्म डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ। एल का मतलब लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो एनडीटीएल को फिलहाल के लिए भूलो और क्या याद रखो, तो सर डिमांड डिपॉजिट
हाँ, डिमांड डिपॉजिट याद रखिए और टर्म डिपॉजिट याद रखिए। वैसा पैसा जो आप डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास जमा करते हैं और वैसा पैसा जो आप कुछ समय के लिए यानी कि 4 साल 5 साल के लिए उस पैसे को जमा किए, समयावधि जमा जिसको बोला जाता है। ठीक है। जी सर। हाँ, डन फॉर नाउ सर। So guys, this is in for today's session. थैंक यू सर। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा, तो सर को थोड़ा रिवर्ट करने दीजिए। हाँ, तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अपलोड कर दीजिए सर। दोनों हो गया ना, मेथड वगैरह सब? हाँ, ये हो गया, आरबीआई मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ये सब हो गया। ठीक है, तो अभी मल्टीपल चॉइस स्टूडेंट के पास भी आप लोग को मिला है पीडीएफ? हेलो, यस सर। यस नो यस सर। आप अपने Question WhatsApp पे चेक कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले पीडीएफ शेयर किया गया है, क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ओपन कर लीजिए, वैसे स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शेयर होगा, तो आप लोग भी आंसर बताइएगा, फिर डिस्कशन करके सर बताएंगे। ठीक है, यस सर। रेडी, ओवर टू अरुण। Good afternoon, guys. In this session, we are going to discuss some multiple choice questions which are relevant for your examination, like bank, SSC, and other examination. And the first question is: identify the bank that was recently signed an MOU, means Memorandum of Understanding, with India Post Payment Bank to offer banking services in semi-urban and rural areas. Right, that's the answer. Very good. क्या होना चाहिए answer? You guys have only 10 seconds. Yeah, the right answer is HDFC Bank. HDFC Bank is the right answer. Next question. असम सर असम। असम असम। is the right answer. Yes sir. Question number 3. तो ही आप अपना माइक्रोफोन से माइक ऑन करें। देखिए, name the bank that was recently become the first Indian bank to offer cross-border payment via UPI along with NPCIL. वैसे बैंक का नाम बताएं तो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मतलब एक देश से दूसरे देश यूपीआई के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं, है ना। तो वैसा पहला बैंक कौन सा है जिसने ये फैसिलिटी दी है? आंसर करिए। HDFC बैंक। 3 नंबर। कौन सा? राइट आंसर इज इंडसलैंड बैंक। राइट आंसर इज इंडसलैंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Which state will host the Khelo India Games in 2023? किस स्टेट के द्वारा खेलो इंडिया गेम 2023 होस्ट किया जाना है? And your answer is कर्नाटक। Question number 5. सर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था आंसर? कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर्नाटका था। क्वेश्चन नंबर 5.
Question number 5. Every year World Hindi Day is observed on. प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? 10th जनवरी। हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, है ना, हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए प्रति वर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये ढूंढिएगा, देखो ये होमवर्क मैं छोड़ते जा रहा हूँ, ये ढूंढना कि भैया ये मनाना कब से शुरू की है, 2003 से या 2006 से। ठीक है, और इसको पूरे विश्व में हिंदी दिवस के रूप में कब से मनाया जाने लगा, 2003 में या 2006? ठीक है, तो अभी के लिए आंसर है 10th of January. Next question. 10th of January is the right answer. Next question. Question number 6. Question number 6. प्रवासी भारतीय दिवस, non-resident Indian Day, is annually observed across the India on the mark of the return of Mahatma Gandhi from South Africa on which day? 9th भारतीय जनवरी। प्रवासी, 9 जनवरी yes, Sir, 9th January. 9th January. right answer, yes, correct, 9th January. Next question. Question number 7. Question number 7. Which of the following payment banks was recently added on the second schedule of RBI Act 1934 to be recognized as schedule bank? ठीक है, पहले तो ये बताओ भाई कि शेड्यूल बैंक होता क्या है। मैंने आपको पढ़ाते समय ये बताया था कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जितने भी बैंक लिस्टेड हैं उनको क्या बोलते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोला जाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया बताइए कि कौन सा पेमेंट बैंक जो है शेड्यूल बैंक के लिस्ट में आ गया है, बताइए। 10 सेकंड। सर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। पोस्ट पेमेंट बैंक है ना। ऐसे तो बहुत सारे पेमेंट बैंक, मतलब 2-3 पहले से ही हैं। अभी फिलहाल किस बैंक को दर्जा दिया गया है? तो फिलहाल के लिए अभी एयरटेल पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। एयरटेल पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मोस, ब्राह्मण के जगह पर ब्रह्मोस होगा। आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मिस टाइप हो गया है, मुझे से ही टाइप हो गया। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम, है ना। तो ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो लॉन्च किया जा सकता है कहाँ से? एयर से, सी से, लैंड, तीनों से, बताइए। तीनों से। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, इसको तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। कैन बी लॉन्च फ्रॉम एयर, सी, लैंड, ऑल ऑफ देम, ठीक है। और ब्रह्मोस जो है ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया का मॉस्कोवा, है ना, इन दोनों नदियों के नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस, ये भी याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, according to the India State of Forest report, which state has the highest forest coverage? मध्य प्रदेश। ये जब मध्य प्रदेश आंसर। अब ये बात नोटिस करिएगा, ये जो ऑप्शन मैंने लिखा है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, तो ये सीक्वेंस में ही है। मध्य प्रदेश के बाद कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस में? तो छत्तीसगढ़। समझ रहे हैं बात? इसको ऐसे ही मैंने ऑप्शन में डाल दिया है, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। अभी इस क्वेश्चन के लिए आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Jallikattu is a part of annual festival celebrated in which state of India? Jallikattu is basically a तमिलनाडु। Sir, Tamil Nadu.
Tamil Nadu is the right answer for this question. Next question, question number 11. Question number 11. Tamil Nadu is the right answer for question number 10. Question number 11. Question number 11. Which of the following country recently launched free trade agreement negotiation with India? इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन अभी रिसेंटली किस कंट्री ने किया है? बताइए। श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स। नो यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड नो 4 नहीं यूके होगा, इसका आंसर यूके होगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। Sorry guys, United Kingdom is the right answer. Yes. Next question, question number 12. Question number 12. United Kingdom is the right answer for this question. Please provide question number 12. Question number 12. Question number 12. In December 2021, which country became the fourth new member of the New Development Bank? ठीक है, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन सा है? एंड द राइट आंसर इज इजिप्ट, मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया। Egypt is the right answer. Option number 3 is the right answer for this question. Is it the right answer? Question number 13. Please provide question number 13. Is it the right answer for this question? Please provide question number 13. Question number 13. In December 2021, Insurance Regulatory and Development Authority of India announced that insurance intermediaries can maintain in banks for reinsurance business requirements. And your answer is? Both. 64. Option number 1 is the right answer. Current account is the right answer. Next question, question number 14. Question number 14. Which bank recently partnered with NPCI to launch RuPay debit card for corporate sector? कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रुपे डेबिट कार्ड है ना, किस बैंक ने लॉन्च किया है रिसेंटली? विच बैंक लॉन्च? सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब, सेंट्रल बैंक ऑफ Sir, Central Bank of India. बैंक ऑफ Option number 2, Central Bank of India is the right answer. Option number 2, Central Bank of India is the right answer. Question number 15. Question number 15. Which country recently launched the third and final demonstration missile of Angara A5 rocket? Which country recently launched the Russia? Russia. Russia is the right answer. Russia is the right answer. Next question. For question number 15, option 2 is the right answer. Please provide question number 16. Please provide question number 16. Which state government recently launched Kausal Rozgar Nigam portal? Which state government recently launched Kausal Rozgar Nigam portal? Yes, right answer is Haryana. Haryana is the right answer for this question. Please provide next question. Haryana is the right. Every year, International Day of Epidemic Preparedness is observed across the globe by the United Nations on which date? Answer this question, guys. Answer this question. Every year.
6 September. Yeah. 27 December. 27 December. 27th of December is the right answer. बहुत अच्छे. 27th of December, option number 4 is the right answer. Next question. Which state recently signed a MOU with Hope Electric Mobility, State Electric Vehicle Manufacturing Unit? And the right Tamil Nadu. answer is. And the right answer Rajasthan. Tamil Nadu, राजस्थान. sir. राजस्थान किनका आंसर है? नाम बताइए. Shraddha. Yeah, Shraddha. Rajasthan is the right answer. Very good. Next question. Which state has renamed one of its railway stations as Virangana Lakshmi Bai railway station in the remembrance of Rani Lakshmi Uttar Bai? Pradesh. और ये भी बताओ उत्तर प्रदेश. Uttar Pradesh. Yes, sir. उत्तर प्रदेश. किस स्टेशन का नाम बदला गया है बताइए. उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश तो राज्य है बापू, मैं पूछ रहा हूँ. हाँ, झांसी is the right झांसी. answer. Uttar Pradesh is the right answer for this question. Three is the right answer for question number 19. Please provide question number 20. So which of the following institute has taught as the third edition of Atal ranking of institution on innovation achievements and also recognized as most innovative educational institute in India for third consecutive year? बताइए. IIT IIT Madras. Mumbai. IIT Madras for this question. IIT Madras is the right answer for this question. और आप लोग बहुत अच्छे से आंसर किए. ऐसे ही आप पढ़ते रहिए मन लगा के. And my best wishes is for you guys. बहुत अच्छा आंसर Thank किया you, आप. Thank you so much, sir. Thank you. And this is it for today's session. Thank you.